ए देखो, तुम लोग को मैंने ये पढ़ा दिया, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ाया था पॉलिटी मेरे, प्रस्तावना पढ़ा दिया था। प्रस्तावना पढ़ा दिया था। प्रस्तावना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का था। और उसके बाद देखो, अगर संविधान पढ़ोगे तो संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल से तुमको पूरा आइडिया लग जाता है कि भाई हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक आध गो क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें आज मैं आधा पढ़ा दूंगा, आधा मैं कल पढ़ा दूंगा, ठीक है क्या। देखो, अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में देखोगे तो क्या बोल रही है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो कुछ ऐसे है कि टॉपिक आप लोग को पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना ही है। क्या पढ़ना है, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना ही है। लेकिन हम जो आज हम लोग फोकस करेंगे उसी पे जो इम्पोर्टेंट डायरेक्ट आर्टिकल पूछता है। सिर्फ आर्टिकल पूछेगा कि ये प्रावधान जो है कौन से आर्टिकल में है, बस इतना पूछेगा, ठीक है। ऐसा नहीं पूछेगा पूरा डेप्थ में। तो आज हम लोग को फोकस है सिर्फ आर्टिकल याद करना। तो देखो, पहला जो आर्टिकल हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ेंगे पूरा एक चैप्टर, वो बाद में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे भाग 1 में तुमको, भाग 1 में क्या मिलेगा, भाग 1 में मिलेगा संघ और, क्या है भैया ये, संघ और, काहे से कॉलर आ रही है, अच्छा बरसुर, ठीक है। संघ और उसके क्षेत्र, मतलब पहला भाग देखो, तुम टोटल उठा के कितने भाग है भारत के संविधान में, 25 भाग है। कितने भाग है, 25 भाग है। जिसमें से पहला भाग में देखोगे तो क्या मिलेगा, संघ और उसके क्षेत्र, मतलब पूरा देश और देश में जितने राज्य है और कौन से राज्य का कितना क्षेत्र है उसके बारे में मिलेगा। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको, 1 से 4 तक। अभी के टाइम में बस इतना ही याद रखो, इतना ही क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि संघ और उसके क्षेत्र कौन से भाग में है। तो कौन से भाग में है, 1 में है। और अनुच्छेद कौन सा है, 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भाग 2। तो भाग 2 में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा, कि भारत का कौन नागरिकता हो सकता है, नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है, नागरिकता कैसे आप छोड़ सकते हो, नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान है। तो ये भाग कौन से में मिलेगा, भाग 2 में मिलेगा। और अनुच्छेद 5 से लेकर कहाँ तक, 11 तक मिलेगा, ठीक है। ये एक एक चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आज के टाइम में सिर्फ आज हम उतना ही पढ़ेंगे जो एकदम डायरेक्ट हम लोग को आर्टिकल से रिलेटेड करना है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखोगे तो भाग 3, भाग 3 जो है आपको कौन सा, क्या सी भाग 3 में क्या मिलेगा आपको, मौलिक अधिकार। सबसे ज़्यादा VBI है ये, हर एग्जाम में आप लोग देखोगे इसी से क्वेश्चन आप लोग को मिल जाते हैं। सीधा पूछ देगा, छोटा लेवल का एग्जाम रहेगा तो उसमें पूछता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो 3 भाग में है। अनुच्छेद कौन कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में आपको मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तरह DPSP जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, DPSP। आप लोग कहीं कहीं में पढ़ोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जिसको बोला जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर सरकार बनता है, कोई भी राज्य है, तो उसका सिद्धांत क्या होना चाहिए। किसी भी राज्य का देखोगे तो उसका मिनिमम सिद्धांत क्या है कि हमारी जनता क्या रहे, खुश रहे कि नहीं रहे। कम से कम बेसिक जो चीज़ें हैं जनता को मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, रोटी मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए। तो ये क्या क्या सिद्धांत है, सरकार का सिद्धांत है, उसके बारे में आपको भाग 4 में मिलेगा, जो 36 से लेकर कहाँ तक मिलेगा, 51 तक मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद भाग 4 के ए में देखोगे, भाग 4A में मिलेगा आपको मौलिक कर्तव्य मिलेगा। और इसका अनुच्छेद मात्र एक ही है, 51A। तो मौलिक कर्तव्य क्या कहलाता है कि भारत अगर मान लो किसी देश का कोई नागरिक है, जैसे भारत का ही कोई नागरिक है, तो भारत के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है। तो क्या कर्तव्य बनता है भारत के प्रति कि भारत को अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम भारत के लिए क्या रहेंगे, खड़ा रहेंगे। भारत के जो भी धरोहर चीज़ है उसको क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। भारत के जो संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, उसकी हम लोग क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि जाएंगे ट्रेन में, भारत की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, ट्रेन में के बॉल वगैरह खोल के लाके घर में लगा लेंगे, नहीं कहते लो, सरकार की संपत्ति अपनी संपत्ति है कि नहीं है। तो ऐसे आप लोग को समझना है। तो ये समझ लो मौलिक कर्तव्य के बारे में ये था। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन आप लोग को जो हम पढ़ाने वाले हैं ये चीज़ें, सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है प्रेसिडेंट, जो भारत के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनके बारे में जो ये आर्टिकल दिया गया, अनुच्छेद दिया गया, ये एकदम सीधा सीधा
आपके एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को पता है कि भारत के राष्ट्रपति जो कि होते हैं ना, आप लोग को पता है कि ये नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड होता है, एक्चुअल हेड नहीं होता है, ठीक है। नॉमिनल मतलब नाम के हेड होता है। काम के हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। ये नाम के हेड होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, कोई भी बिल जाएगा और बिल पे इनको क्या करना रहता है, पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा से, तो इनको साइन करना रहता है। और जैसे ही ये साइन करते थे क्या हो जाता है, ये वो बिल जो क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। और ये कोई भी बिल को अगर मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, तो प्रधानमंत्री अगर ला के देते हैं तो उनको उस बिल को ये ना नहीं कह सकते हैं कि आप साइन इस पे नहीं करिए, उनको साइन करना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि इसमें कुछ हमको त्रुटियां दिख रही है, जाके इसको सुधार के लाओ, लेकिन ये ना नहीं कह सकते, ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है कैसा होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष तरीके से होता है। ये कुछ पॉइंट है आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में आते हैं। अभी के टाइम में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? 15वां। प्रधानमंत्री कौन से नंबर की है? 15वां, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में जो लिखा गया भारतीय संविधान में, वो कौन से नंबर में लिखा गया है? अनुच्छेद 52 में लिखा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐसे लिखा गया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होंगे, ठीक है ना। भारत के क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे। मतलब राष्ट्रपति का कहने होंगे का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का कभी भी पद खाली नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनका अगर कार्यकाल अगर खत्म होने वाला है, उसके पहले राष्ट्रपति का अगला राष्ट्रपति जो होगा उसका चुनाव हो जाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है, अचानक से इमरजेंसी आ जाती है, आउट ऑफ कंट्री रहता है, मतलब कुछ भी हो जाता है, तो उसके बदले में कौन उनका कार्यकाल संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो पहला तो हो गया पद के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 52 में हो गया पद के बारे में। फिर उसके बाद देखिएगा तो अनुच्छेद 53 में आपको मिलेगा कार्य और शक्ति। क्या मिलेगा आपको? कार्य और शक्ति के बारे में मिलेगा कि राष्ट्रपति का काम क्या क्या है, उनके पावर क्या क्या है। तो राष्ट्रपति के काम तो बहुत सारे हैं। जितने भी हायर पोस्ट होते हैं उनको क्या करना है? उनको नियुक्ति करना। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वही करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? वही करेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति, मतलब जो भी हायर लेवल के होते हैं उनकी नियुक्ति करना है। इनकी कौन? वही करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग को, इनके शक्ति और कार्य क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में होता है कि इनका चुनाव कैसे होगा। तो चुनाव आप लोग को पता है, मैंने बताया था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। एकल संक्रमण ये होता है, ठीक है। एकल संक्रमण ये होता है। और इसके ये भी पूछता है बार बार कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, कौन कौन हिस्सा लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है, जो इलेक्टेड मेंबर है, वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नॉमिनेटेड नहीं, एक मनोनीत होता है, मनोनीत लोग नहीं होते हैं। जो भी लोकसभा राज्यसभा के रहते हैं वो लोग इसमें भाग लेते हैं। फिर 61 में आपको मिलेगा महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति का काम अगर खराब है तो उस राष्ट्रपति को हम लोग कैसे हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट जिसको बोला जाता है, महाभियोग। राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि कोई आएगा बोलेगा राष्ट्रपति हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति के ऊपर आएगा, बिल पास होगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा? महाभियोग चलेगा। महाभियोग के तहत उनको क्या किया जाता है? हटाया जाता है। तो 61 में क्या मिलेगा? महाभियोग मिलेगा। और ये हटाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है? तो ये अमेरिका से लिया है, ठीक है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास ये भी होता है शक्ति कि वो किसी को क्या करे? क्षमा कर सकते हैं। जैसे नया नया स्कूटी खरीदा है पल्लवी ने, ठीक है ना। अब ये गई मार्केट में क्या करने के लिए? शॉपिंग करने के लिए गई, और क्या किया इसने? किसी को स्कूटी से मार के ठोक दिया। अब उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो पहले तो केस होगा, कहाँ पे जाएगा इसका? सिविल कोर्ट, ठीक है ना। जो जिला कोर्ट होता है उसमें जाएगा। तो जिला कोर्ट में जाएगा तो यहाँ पे इनको सुनाया जाएगा कि धारा 302 के तहत पल्लवी रानी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर ये अपील करेंगे कहाँ पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी यही सुनाया जाएगा कि धारा 302 के तहत
पल्लवी रानी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर ये अपील करेंगे कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वही प्रक्रिया होगा। फाइनली अब एक ऑप्शन बच जाएगा इनके पास, किनका? तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाके याचिका देगी कि भाई साहब देखिए ना राष्ट्रपति जी, हमारा इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया जिसके चलते बेचारे की जान हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम था, मेरा मेंटली प्रॉब्लम नहीं था। अब इसके बाद चाहे तो राष्ट्रपति इनको क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं, और चाहे तो इनको सजा दे सकते हैं। बोलिए। हम्म 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 सुप्रीम कोर्ट हाँ हाँ, तो जो सबसे हायर कोर्ट होगा उसके वैल्यू होगा, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वही मानना जाएगा। ठीक है हो। फिर उसके बाद आता है आप लोग को अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत आता है लोकसभा का क्या होता है? विघटन। लोकसभा का विघटन। अब कुछ आप लोग जानते हो कि पार्लियामेंट होता है, ठीक है ना, संसद, संसद जिसको बोला जाता है संसद, ठीक है ना, पार्लियामेंट, संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होता है। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं। लोकसभा जो होता है ना, इनको क्या किया जाता है? ये इलेक्शन के थ्रू चुन के जाते हैं। क्या होता है? इलेक्शन के थ्रू क्या होता है? चुन के जाते हैं, डायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है। ठीक है, और ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए। 5 साल के पहले भी लोकसभा को क्या कर दिया जा सकता है? विघटन मतलब समाप्त कर दिया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को समाप्त कभी नहीं किया जा सकता है। इनका जो चुनाव होता है 6 साल के लिए होता है, और ये हर 2 साल में 1/3 भाग मेंबर को क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो होता है ये अस्थाई होता है। क्या होता है? ये अस्थाई होता है। और ये क्या होता है? अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। इसको बोला जाता है निचला सदन, ये होता है ऊपरी सदन, उच्च सदन जिसको बोलते हैं लोअर हाउस, और ये होता है अपर हाउस। एल फॉर लोअर, ध्यान रखना, इसे भी आ जाता है लोअर मतलब निचला सदन। ठीक है, और ये अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। इसमें टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 550 हो सकते हैं। अभी के टाइम में कितने हैं? 543 है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 252 या 50 हो सकते हैं, 252 या 50 सकता है। लेकिन अभी के टाइम में कितने हैं? 243 है, जिसमें से 12 लोगों का क्या हो सकता है? मनोनीत हो सकता है। पहले इसका 252 था, ठीक है ना, इसका भी 552 था, लेकिन नहीं, 552 था इसका भी, लेकिन 2 गो जो एंग्लो इंडियन है ना, उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो मैक्सिमम इसमें कितना हो सकता है? 550, इसमें 250 हो सकता है। तो अभी के टाइम में इतने कितना है? 243। इसमें कितने हैं भाई? 543। तो यहाँ पे अगर केंद्र में सरकार बनानी तो कितनी सीट चाहिए? 272। ठीक है, इसीलिए देखोगे तो बीजेपी के पास अभी के टाइम सीट कितना मिला था? 240। तो अकेले तो सरकार नहीं बना सकते हैं, तो इन्होंने कोalition किया, अलग अलग पार्टी के साथ इन्होंने कोalition किया, मिलकर सरकार बना है। लगभग 25 से 26 से ज़्यादा पार्टियों के साथ मिलकर सरकार है अभी केंद्र में, जो कि कौन सी सरकार बोली जाती है? एनडीए की। क्या? एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बिहार में 4 गो पार्टियाँ, 4 गो से ज़्यादा पार्टी है बिहार को में। अभी हमको जहाँ तक याद है एक बीजेपी है, बिहार की पार्टी केंद्र में बीजेपी एक है, नीतीश जी की जदयू है, जनता दल यूनाइटेड है, हम है, हम किसकी? जीताराम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, 4 गो तो यही हो गए। तो टोटल 25 से 26 पार्टियां मिलके केंद्र में सरकार है। लोगों से पूछोगे तो आसानी से बोल देते हैं भाई किसकी सरकार है केंद्र में? बीजेपी। तो अकेले बीजेपी की नहीं है, चंद्रबाबू नायडू भी है उसमें। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे। तो वही चीज़ें बोला जाता है कि अनुच्छेद 85 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा का क्या कर सकते हैं? विघटन कर सकते हैं। मान लिए 5 साल के चुना जाता है लोकसभा के मेंबर को, ठीक है, लेकिन 3 साल के बाद हो गया कि लग रहा है कि ये सरकार नहीं चलने वाली है, बहुमत हो गया, तो उसी टाइम क्या करेंगे? राष्ट्रपति उसको क्या करेंगे? विघटन कर देंगे, खत्म कर देंगे, और फिर 6 महीने के अंदर में क्या होगा? नया दूसरा चुनाव होगा, दूसरा राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री वहाँ पे चुने जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया?
बात समझ में आई। आर्टिकल 85 अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 के तहत क्या है, अनुच्छेद 123 के तहत से अध्यादेश ला सकते हैं राष्ट्रपति, चाहे तो क्या कर सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि कोई भी कानून, कोई भी बिल पास करना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर से पास कराया जाता है। लेकिन कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जिस टाइम में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल रही है और किसी चीज़ पे एकदम साइन करना या उसको पास करना एकदम जरूरी है, तो ये अध्यादेश लाया जाता है, जिसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा का जो पावर है ना, अकेले ये दोनों का पावर यूज कर सकते हैं। कौन यूज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं और उस बिल को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं या कोई भी निर्णय को दे सकते हैं। समझ में आ कि नहीं आया? तो अध्यादेश यही कहा जाता है राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां, इसी को क्या बोलते हैं, अध्यादेश कहते हैं। तो याद रख सकते हो 1 2 3, मतलब एक अकेला ये 2 3 लोगों का मतलब ये जो ना अकेला राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा जो पावरफुल लोग हैं उनको अकेला ये शक्ति क्या कर सकता है, यूज कर सकते हैं। तो अध्यादेश का कौन सा शक्ति होगा, धारा होगा 123, मतलब पहला आदमी दूसरा तीसरा का यूज कर सकता है, 1 2 3। फिर उसके बाद आता है 143 आता है, ठीक है ना, 143। 143 में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, ये सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति को अगर कभी कोई दिक्कत हो जाएगा तो किससे सलाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाएंगे और बोलेंगे भाई यहाँ पे कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्या करिए, हमको सलाह दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ कि नहीं आया? तो ये आपका राष्ट्रपति के बारे में आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखोगे, सबसे पहले क्या रहेगा आप लोग को, पद का, दूसरा पावर शक्ति का, तीसरा चुनाव का, चौथा 61 में महाभियोग का, 72 में क्षमादान, 85 में लोकसभा का विघटन, 123 में अध्यादेश और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह। अब थोड़ा सा याद करने के लिए आप लोग जाओगे तो मान लो कि एक पार्लियामेंट या देश भी है तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही ना, एक संस्था ही है। जैसे मान लो कि हम कोई कंपनी ही तुमने स्टार्ट किया, तो कंपनी स्टार्ट करोगे तो अकेले तो पूरा कंपनी चलेगा नहीं, उसमें मैनेजर का, क्लर्क का, सब पोस्ट निकालोगे नहीं निकालोगे। तो सबसे पहले कोई कंपनी बैठता है तो सबसे पहले निकाला जाता है किस चीज़ का, कि कौन कौन सा पद बनाएंगे, कौन कौन सा पद बनाएंगे। तो बोला गया कि यहाँ पे पीओ का पद बनाएंगे, क्लर्क का पद बनाएंगे, प्यून का पद बनाएंगे। अब ये पीओ का पद बनाएंगे तो इनको पावर कौन कौन सा देंगे, पहला काम होगा पद का, दूसरा काम होगा क्या उसका, पावर का, तो पावर 53 में होगा। अब जब डिसाइड हो गया कि पद कौन होगा, पावर क्या क्या दिया जाएगा, तब उसके बाद कैंडिडेट को बुला के क्या करोगे, इलेक्शन करोगे, चुनाव करोगे, क्या करोगे, इंटरव्यू लोगे। अब इंटरव्यू जब ले लिया जाएगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। अब जैसे ही चुनाव हो जाएगा तो आगे भाई हमको पता है इंटरव्यू में लग रही है कंपनी में, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर वो सही काम करेगा। जैसे ही कहीं गलत काम करेगा तो उनको निकालने का भी क्या होना चाहिए, प्रावधान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये 4 को एक लाइन में आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, पहला पद, दूसरा शक्ति, तीसरा चुनाव और चौथा में 61 में महाभियोग, 72 में क्या मिलेगा आपको, क्षमादान, 85 में विघटन और 123 में अध्यादेश और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह। समझ में आ गया हो? ठीक है, याद रख लेना आप लोग। फिर उसके बाद देखिएगा, ये आप लोग का प्रेसिडेंट है, पढ़ लिया हमने, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति के आप लोगों में मिलेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं है, आप लोग को 2 ही आर्टिकल याद रखना है, इसी से आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 63 में आप लोग को मिलेगा उपराष्ट्रपति का पद। तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है कि उपराष्ट्रपति के पद का कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63। तीसरा यह है अनुच्छेद राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य और वेतन। अब देखो ये क्या है आप लोग का, मैंने अभी बताया कि संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, लोकसभा और एक राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति, होता है ना हो, ये बताया अभी आप लोगों के। तो जो लोकसभा होता है ना, तो लोकसभा को तो जो चेयर करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीकर कहते हैं। मतलब सारे संसद लोग बैठे रहते हैं, आगे देखोगे तो हेड में बैठे रहता है, तो इनको क्या बोला जाता है, स्पीकर। ठीक है ना, स्पीकर कहा जाता है। और स्पीकर अभी के टाइम में कौन है, ओम बिरला है। ठीक है ना, तो ओम बिरला है। लेकिन राज्यसभा के जो होता है उनको क्या बोला जाता है, सभापति यानी चेयरमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेयरमैन कहा जाता है, चेयरमैन। ठीक है, तो चेयरमैन कहा जाता है। और चेयरमैन वही बनते हैं जो
वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना, उन्हीं को चेयरमैन बनाया जाता है। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? सीवी राधाकृष्णन, ठीक है ना, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन है, ठीक है। तो ये है अभी के टाइम में। तो कहने का मतलब ये आर्टिकल 64 में बोला जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य और वेतन। जो उपराष्ट्रपति बनता है ना, भारत का जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा तो उनका जो काम रहेगा ना उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं रहेगा, उनको जो वेतन सैलरी मिलेगा उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलेगा, उनका काम और वेतन जो मिलेगा राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। कोई भी अगर उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जाता है तो डायरेक्टली किस पद पे वो चला जाता है? राज्यसभा के सभापति के पद पे चला जाता है, और उनको कार्य और जो सैलरी मिलती है वो राष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अभी के टाइम में सिर्फ आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के बारे में 2 आर्टिकल याद रखना है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अब देखो अनुच्छेद 74 के तहत क्या होता है? एक मंत्रिपरिषद होता है। संसद में क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद कौन होता है? अलग अलग जो मंत्री रहेंगे वो प्रधानमंत्री को राय देंगे कि नहीं देंगे? जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, ठीक है। ये सब मंत्री जो होता है ये इनको क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद होता है। मंत्रियों का एक समूह होता है, मंत्री परिषद होता है। और भारत में क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। काय के लिए होगा? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। क्या के लिए? राष्ट्रपति को कि भाई ऐसा करिए वैसा करिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और मंत्री परिषद, उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया? ठीक है। तो 3 गो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद का अनुच्छेद कौन सा है? 63। 64 क्या है? उपराष्ट्रपति को कार्य और सैलरी किसके बेसिस पे? सभापति के रूप में। और प्रधानमंत्री का 2 याद रखना है कि 74 आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत मंत्री परिषद, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। और 75 में उस मंत्री का जो हेड होगा वो कौन होगा? हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये कौन सा अनुच्छेद में है? 75। ठीक है। आज के भर इतना ही है आप लोगों को, ठीक है, बाकी हम कल पढ़ा देंगे।